Let us start now. We will start with a new entry. We'll start with a new entry. Services by unincorporated body or non-profit entity to its member. अगर कोई भी अनइनकॉर्पोरेट बॉडी सर्विसेज अपने मेंबर्स को दे, कोई भी नॉन प्रॉफिट एंटिटी अगर अपनी सर्विसेज अपने मेंबर को दे, तो वेदर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस इज व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, मैं आप लोगों को जस्ट एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं, होपिंग दैट दिस विल मेक योर जॉब वेरी 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 इजी। सर, आप लोग जिस सोसाइटी में रहते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट रेसिडेंशियल फ्लैट, बट ऑब्वियस है सोसाइटी है वो। यस सर, सोसाइटी है। यू माइट हैव सीन उस सोसाइटी में ऐसे अलग अलग विंग्स होते हैं नहीं होते हैं? हाँ सर, होते हैं। अभी ये सोसाइटी, नॉर्मली ये सोसाइटी, जस्ट वेट, हाँ, दिस सोसाइटी, आई नो वी हैव डन, बस मैं स्टिल वापस करवाता हूँ बिकॉज लास्ट सेशन अपना इन बिटवीन डिस्कनेक्ट हो गया था, एंड सो प्लीज आई हैव टू रिपीट अगेन। सो हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स और 20 मिनट्स मोर, नॉट मोर देन दैट। ठीक है सर, ये बिल्डर्स है। कौन है? ये बिल्डर है। ठीक है सर, ये बिल्डर है, इज अ बिल्डर। ठीक है, जब कोई नया सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होता है, कब नया सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होता है, तो माइट हैव सीन कि बिल्डर क्या करता है, इस सोसाइटी का 2 to 2 years 2 3 years इस सोसाइटी का मेंटेनेंस खुद देखता है। ही टेक केयर्स ऑफ ऑल द मेंटेनेंस कॉस्ट, and when at the time of booking the flat he takes 2 years or 3 years maintenance amount at the time of booking on। ठीक है सर, समझा। अभी ये बिल्डर क्या करता है, इस अपार्टमेंट के लोगों को सर्विसेज देता है। कौन सी सर्विसेज देता है? ये अपार्टमेंट बोलो और कॉम्प्लेक्स बोलो, ही इज गिविंग द सर्विसेज। सर्विसेज इन लोग, इन मेंबर्स को देता है ना। आप बोलोगे सर ये कौन है? सर ये फ्लैट ओनर्स है। हु आर दे आर द फ्लैट ओनर्स। ओके, ये फ्लैट ओनर्स है। ठीक है सर, दीज आर फ्लैट ओनर्स। ठीक है, अभी जब ये बिल्डर फ्लैट इन लोगों को हैंड ओवर करता है, हैंड ओवर करता है, हैंड ओवर करने के बाद मैंने आपको नया कंसेप्ट बताया था, RWA। व्हाट इज RWA? रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। फ्लैट हैंडओवर करने के बाद 3 साल तक, 2 या 3 साल तक सारा मेंटेनेंस कॉस्ट कौन देखता है? सारा मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्डर देखता है। बरोबर है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बिल्डर सारा का सारा जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है वो किसको हैंडओवर कर देता है? वो सोसाइटी के मेंबर्स को हैंडओवर कर देता है। एंड बाद में सोसाइटी के मेंबर्स लोग, ये सोसाइटी के मेंबर्स लोग सोसाइटी का जो भी रिमेनिंग कॉस्ट है, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है, दे टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। यस सर, वी नो। अभी क्वेश्चन है सर, सोसाइटी में कौन कौन से खर्चे होते हैं आफ्टर टेकिंग द पोजीशन? जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि सर सोसाइटी में लिफ्ट मेंटेनेंस, लिफ्ट प्लस एलिवेटर होता है। बरोबर है सर। उसके बाद हमारे पास मैंने बोला था सिक्योरिटी गार्ड होता है। वेरी गुड, सिक्योरिटी भी होता है। उसके बाद हम लोग ने गार्डनिंग देखा था, गार्डनिंग रहता है। गार्डनिंग रहता है, कॉरिडोर का लाइट रहता है, कॉरिडोर्स के लाइट्स होते हैं, पार्किंग होता है। पार्किंग के बाद हमारे पास वॉइस प्लस डेटा प्लस टीवी होता है, जिसको हम सीसीटीवी बोलते हैं। टीवी होता है, प्लस बेस स्टेयर केसेस से रिलेटेड कोई कॉस्ट होता है, यूज करते हो उसका कॉस्ट होता है। टेरेस होता है, टेरेस के लिए भी मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। सोलार पैनल किस किस सोसाइटी में लगे होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, एडिशनल कॉस्ट है। उसके बाद सोसाइटी में पावर बैकअप लगा होता है, पावर बैकअप लगा होता है नहीं होता है? होता है सर। ये सारे जो छोटे छोटे, ये तो मैंने आपको जस्ट थोड़े से ही एग्जांपल बताया, बट जब प्रैक्टिकली जब सोसाइटी में, सोसाइटी की मीटिंग कभी आपने गलती से आपके पेरेंट्स के बिहाफ में अटेंड की रहेगी, तो आपने ये बात डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया रहेगा कि उस सोसाइटी के मीटिंग में संसार का सारा टेंशन हमारे सोसाइटी में, ये हर सोसाइटी की मीटिंग में हर किसी मेंबर को लगता है। डोंट वरी।
अभी सोसाइटी को ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं, यस, तो वो क्या करता है सोसाइटी वाले, ये RWA वाले सोसाइटी के मेंबर से मेंटेनेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? मेंटेनेंस। यस सर, मेंटेनेंस लेते हैं। अगर ये मेंटेनेंस का अगर ये मेंटेनेंस की अमाउंट 7,500 रुपी पर मंथ से ज्यादा होगा, अबव 7,500 रुपी, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये RWA वाले, दैट इज रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन वाले, अगर कोई मेंटेनेंस ले रहे हैं मेंबर से for providing them services related to society, and what are the services, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है। और वो सोसाइटी से रिलेटेड मेंटेनेंस अगर 7,500 या उससे ज्यादा होगा, तो आपसे वो क्या करेंगे? जीएसटी विद जीएसटी, मतलब मेंटेनेंस प्लस जीएसटी अमाउंट चार्ज करेंगे। इट मीन्स अगर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट 7,500 से कम होगा या 7,500 होगा, तो देयर वोंट बी एनी जीएसटी। so this is all about this is all about that is RWA। चलो हम लोग अभी ये पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे। सेक्शन एंड सॉरी एंट्री 77, एंट्री नंबर 77, उसने बोला है अगर कोई भी सर्विसेज अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी दे रही है। बेटा सर्विसेज सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर नथिंग बट अ बॉडी, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, और उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, हमारे सोसाइटी के जितने भी लाइक मेंटेनेंस रिलेटेड कॉस्ट हो, सोसाइटी का देखभाल का खर्चा, वो सब हमें देखना है बिना किसी मोटिव के, और ये हम अपने खुद को दे रहे हैं, हमारे खुद के लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसे केस में वो सर्विसेज को उन्हें क्या किया है? एग्जेम्प्ट किया है अगर वो उनसे कुछ पैसा लेते हैं फॉर द फॉलोइंग पर्पस और एक्टिविटी। जैसे कि एक्टिविटी ऑफ ट्रेड यूनियन है। बेटा ट्रेड यूनियन मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े मिल्स होते हैं, राइट? वहां पे लेबर्स की या वर्कर्स की यूनियन होती है। क्या होती है? यूनियन होती है। ये यूनियन क्यों होती है? ये यूनियन इसलिए होती है क्योंकि उनके एम्प्लॉय से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर मालिक के सामने रखना है, तो एक पर्सन होता है जो उस यूनियन को क्या करता है? लीड करता है एज अ लीडर। मुझे बताओ, ये यूनियन चलाना है, बरोबर है सर? अब ये यूनियन चलाने के लिए पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। बिकॉज ये जो यूनियन फॉर्म होता है वो लीगली फॉर्म होता है, नॉट इलीगली। बेटा लॉज को अलाउ करता है, इसके लिए एक्ट बना हुआ है कि आप यूनियन फॉर्म कर सकते हो। अभी ये यूनियन चलाना है, पैसा लगेगा। अभी जो भी मेंबर्स होते हैं, जो इसका मेंबर बनते हैं, उनको कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अगर वो कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने अमाउंट का लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी ये वन टाइम कंट्रीब्यूशन होता है, या कभी कभी ये ईयरली सब्सक्रिप्शन भी होता है। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन मंथली सॉरी ईयरली ले रहा है या वन टाइम भी। वन टाइम तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तो होता ही होता है, बट एट द सेम टाइम ईयरली भी सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। या ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप कर रहे हो सोसाइटी के लिए जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। और ये स्पेशली पॉइंट नंबर सी जो है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है। कोई भी सर्विसेज अगर हम मेंबर्स को देते हैं जो हाउसिंग सोसाइटी से बिलोंग करता है, और आप उससे पैसे 7,500 पर मेंबर मतलब पर फ्लैट, पर फ्लैट लेते हो, एंड इफ द अमाउंट इज मोर देन 7,500 पर मेंबर, देन फुल अमाउंट विल बी लायबल फॉर जीएसटी। अगर आप कोई भी अमाउंट उनसे चार्ज कर रहे हो जिसकी चार्जेस 7,500 से ज्यादा होगा, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है सर। नाउ एंट्री नंबर 77A। सर एंट्री नंबर 77A में उन्होंने वही बात की है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं, तो आज का जो जमाना है वो जीएसटी का है, सर्विस टैक्स, वैट, ये सब पुराने लॉ थे, वो सब चलेगा। अभी का प्रेजेंट लॉ क्या है? जीएसटी। वैसे ही अभी का प्रेजेंट इंडस्ट्रियल लॉ बोलो, एग्रीकल्चर लॉ, एग्रीकल्चर लेबर से रिलेटेड लॉ बोलो, फार्मर से रिलेटेड लॉ बोलो। अभी आपने देखा हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने था वो बिल लाया था फार्मर के लिए, बिल 3 बिल के अगेंस्ट में फार्मर अभी भी स्ट्राइक्स कर रही है। मुझे बताओ बेटा, छह अब करीब करीब नहीं बोलेगा उसको, 8 to 9 मंथ्स हो चुके हैं फार्मर्स और ऑन स्ट्राइक। वो बात अलग है, मीडिया उसको प्रोजेक्ट नहीं करती, दैट इज डिफरेंट। अभी मुझे बताओ, अभी ये 9 महीने से जो फार्मर प्रोटेस्ट पे है, 9 महीना वो खाना खा रहे हैं, 9 महीना वो टेंट बांध के रुके हुए हैं वहां पे, उसका लाइट का बिल, खाने का बिल, पानी का पैसा, ये कहाँ से आता है? ये आता है कंट्रीब्यूशन से।
ये कंट्रीब्यूशन कौन करता है? यूनियन करता है, वेलफेयर करता है, उसके मेंबर्स करते हैं। किसान किसान एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स है बेटा, वो एनुअली बोलो या एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बोलो, वो पर्टिकुलर एसोसिएशन को तो उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अगर ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन दो तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे ही प्रमोशन ऑफ ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस, लिटरेचर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटी और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन आप लेते हो तो जीएसटी तब लगेगा जब वो हम अपने मेंबर्स को दे रहे हैं और मेंबर्स से पैसा ले रहे हैं एज अ मेंबरशिप फीस अप टू अ अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज पर मेंबर पर ईयर। ओहो हो, इसका मतलब सर इसका मतलब सर अगर मैं 1000 रुपया ले रहा हूं तो नो जीएसटी, नो जीएसटी। 9909 ले रहा हूँ, नो जीएसटी। बट अगर मैं मेंबरशिप फीस 1001 ले रहा हूँ तो क्या आएगा? जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उसने क्लियरली बोला है। ये एग्जेम्पशन पढ़ रहे बेटा, ये एग्जेम्पशन है और ये एग्जेम्पशन कब तक अब एप्लीकेबल है? अप टू 1000 रुपीज पर मेंबर पर ईयर तक एप्लीकेबल। इफ यू आर चार्जिंग मेंबरशिप फीस 1200, जीएसटी विल बी applicable. So here we have done with what? Here we have done with services by unincorporated body or non-profit entity to its members. ठीक है सर। सर हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, होपिंग आप लोग को वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। नाउ सर हमने दो बातें पढ़ी। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी से कोई मेंटेनेंस ले रहे हो और वो मेंटेनेंस 7500 या उससे कम है, नो जीएसटी। 7500 से ज्यादा है तो जीएसटी। अगर वो कोई आप कंसिडरेशन एसोसिएशन से ले रहे हो, एसोसिएशन इट कैन बी रिलेटेड टू फार्मर, इंडस्ट्री, ट्रेड यूनियन, एजुकेशन और एजुकेशन और लाइक सोशल वेलफेयर, चैरिटी, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी हो, अगर आपका कंसिडरेशन ईयरली मेंबरशिप 1000 रुपया या उससे कम है, नो जीएसटी। 1000 से ज्यादा है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। नाउ सर वी आर गोइंग विद इलस्ट्रेशन दैट इज 190। गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। बेटा ये सोसाइटी है जिसमें लोग अपने खुद के रेसिडेंशियल फ्लैट्स में रहते हैं। There are two type of flats in our society complex, category A and category B. So बेटा flats की दो categories है। कौन कौन से? category A है, category B है। ठीक है सर। Out of total flat 200, 200 flats है बेटा, ध्यान देना है। अभी उसमें 70 फ्लैट्स कैटेगरी ए में आता है तो 130 फ्लैट्स बट ऑब्वियस कैटेगरी बी में आएगा। तो 70 flats come under category A and the Residential Welfare Association of the society charge 8000 पर month। बेटा इस पे चार्जेस कितना चल ले रहा है सर? इससे चार्जेस ले रहा है 8000 रुपीज पर मंथ। तो मुझे बताओ क्या कैटेगरी ए पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? लेट मी टेल, चलो बताओ जल्दी, क्या जीएसटी 8000 पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? यस होगा। तो जब उससे बेटा मेंटेनेंस लिया जाएगा तो 8000 प्लस जीएसटी ऐसा करके उसको उससे मेंटेनेंस लिया जाएगा। ठीक है। आगे उसने बोला है कैटेगरी ए फ्लैट ओनर्स एंड 7000 पर मंथ फ्रॉम कैटेगरी बी फ्लैट ओनर। तो बेटा यहाँ पे बी कैटेगरी के लोग हैं, उनसे 7000 रुपीज पर मंथ ले रहा हूँ तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। वेरी गुड, पहले आंसर मिलेगा। वेरी वेरी गुड। Determine the GST liability for the month of January. Assume the GST rate is कितना परसेंट? GST rate is कितना? GST rate is 18%। ठीक है। तो बेटा हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? जिसपे टैक्स लगेगा वो कितना अमाउंट है? 8000 पर मंथ है। इनटू अगर आप 70 करोगे, तो इट विल बी 5,60,000। आया बेटा 5,60,000? यस। अभी उसके ऊपर हम क्या करेंगे? जीएसटी चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? जीएसटी चार्ज करेंगे। कितना परसेंट सर जीएसटी चार्ज करेंगे? सर जीएसटी कितना परसेंट है? सर जीएसटी 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 18% है। तो यहाँ पे आएगा 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। एसजीएसटी। अभी मुझे बताओ 5,60,000 का 9% आएगा 50,400 और यहाँ पे आएगा 50,400। इसका मतलब टोटल कलेक्शन फ्रॉम कैटेगरी ए विल बी हाउ मच सर? इन फॉर्म ऑफ जीएसटी, जो होगा इन फॉर्म ऑफ जीएसटी दैट विल बी 1,08,000 रुपीज। So this is how the computation is to be done.
बेटा मुझे वही बातें बताना है जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, मैं वो नहीं बताऊंगा जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो 5,60,000, 5,60,000, 50,400, 50,400 एंड टोटल जीएसटी पेबल विल बी हाउ मच, 1,08,000 रुपीज। ये ध्यान देना है। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस लेट मी नो, इफ नो डाउट तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर इसको और एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम लोग। सर और एग्जाम्पल है, हाँ बेटा देखो उसने क्या बोला है। कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन अगर RWA चार्ज करता है टू इट्स मेंबर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हो सके तो दो दो तीन, फर्स्ट दो या तीन एक बार गो थ्रू करो। उसने बोला अगर मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे पेड बाय द रेसिपिएंट टू RWA आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी और नॉट। बेटा 7,000, हाँ अगर वो 7,500 पर मंथ है, पर मेंबर है, तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, ये ध्यान देना है। अभी उसमें आगे ये भी बोला है, ऐसे केसेस है, ये इतने डिटेल्स में नहीं करना है, बट करोगे तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इज RWA इज एंटाइटल टू टेक ITC? आंसर इज यस। बेटा ये एंटाइटल ले सकता है अगर वो कैपिटल गुड्स है तो। कैपिटल गुड्स है, और कैपिटल गुड्स भी होता है, इनपुट सर्विसेज भी होता है। जैसे कि मान लो सोसाइटी का पाइप टूट गया है, अभी पाइप टूट गया मतलब मुझे पाइप नया खरीदना पड़ेगा, पाइप के ऊपर जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी लग रहा है तो क्या उसका ITC बेनिफिट मिलेगा? उसको मिलेगा। अभी सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा सर आईटीसी का मतलब क्या होता है? आईटीसी का फुल फॉर्म बताता हूं मैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसके ऊपर हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम सेक्शन 17 देखेंगे, सॉरी सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18, ये तीनों सेक्शन आईटीसी में कवर होते हैं। अभी आपके सिलेबस में कितना है दैट आई हैव टू सी, बट ये तीन सेक्शन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आईटीसी से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हो, आई डाउट कि आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसा होगा ही नहीं। So this is all about the provision of ITC. हाँ 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 हाँ। उसने एक अच्छा केस दिया हुआ है बेटा, एक केस ये पढ़ लो अच्छे से, फिर वी विल टर्न टू द न्यू सर्विसेज। देखो उसने ये केस क्या दिया है। When a person own when a person owns two or more flats in a housing society or residential complex, whether the ceiling of 7,000 per month per member shall be applied per residential apartment or per person। चलो उसने बोला है मान लो एक पर्सन मिस्टर ए है, उसके तीन फ्लैट है, एक फर्स्ट फ्लोर पे है, एक सेकंड फ्लोर पे, एक थर्ड फ्लोर पे। ये तीनों का ओनर एक ही है, तो उसको 7,500 का रूल अप्लाई करना है। या देखो एनीवे वो तो मेंटेनेंस किस पे देगा? 7,500 फर्स्ट फ्लोर का, 7,500 सेकंड फ्लोर का, एंड 7,500, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं बेटा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 7,500। तो मुझे बताओ बेटा उसने टोटल अमाउंट कितना दे दिया? 22,500। बरोबर है और नहीं बरोबर है? यस बरोबर है। तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे मिस्टर ए ने जो मेंटेनेंस दिया हुआ है वो 7,000 से ज्यादा दिया है, बिकॉज ही इज अ सिंगल मेंबर। बट फ्लैट तीन होने की वजह से उसको मेंटेनेंस ज्यादा देना पड़ रहा है, तो वो बोल रहा है कि बताओ क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। देखो उसने क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में, क्लैरिफिकेशन में, अ पर्सन हु ओन टू और मोर रेसिडेंशियल फ्लैट इन द अपार्टमेंट इन अ हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स shall normally be a member of RWA, ठीक है, for the for each residential apartment he owned by him separately, and the ceiling of 7,500 per member shall be applied separately for each residential apartment owned by him। इसका मतलब मान लो उसने फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसका 7,500 दिया है, इसका 7,500 दिया है, इसका 7,500 दिया है, उसको आपको इंडिविजुअली ट्रीट करना है एंड नो जीएसटी चार्ज करना है। कल ऐसा नहीं बोलो कि सर मिस्टर ए से मुझे 7,000 से ज्यादा आया हुआ है, 7,500 से ज्यादा मिला है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, नहीं। उसने बोला है हर एक फ्लैट को आपको इंडिविजुअली ट्रीट करना है। Every flat will be treated at individual level. If anybody has any doubt in this, please let. Anybody has any doubt? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो मेंशन करेंगे चैट बॉक्स में, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो वी कैन मूव अहेड। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे सर। सर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यस। सर आप लोगों ने, आई डोंट नो वेदर यू हैव यू हर्ड अबाउट दिस और नॉट, टूर ऑपरेटर सर्विसेज। बेटा ध्यान से सुनो, ये सर्विसेज बहुत अच्छा है, इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन शायद नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। टूर ऑपरेटर सर्विसेज, आपको पता है बेटा मेरे हर एक धर्म में, रिलीजियस बोलता हूँ, जैसे हिंदू धर्म में होता है, हिंदू धर्म में चार धाम होती है,
जैसे मुस्लिम धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में अगर मैं बात करूँ, तो हमारे जो शिव जी का जो मठ होता है, शिव जी का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर, आपको पता है कहाँ पे है? हमारे शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? एनीवन कैन टेल मी? मैं जो पहले ही बोला था, मेरा ज्योग्राफी इतना अच्छा नहीं है, बट होपिंग आप लोग मुझे बता देंगे। एनीवन? केदारनाथ? केदारनाथ? क्वेश्चन मार्क? ठीक है। मेरा मेरा मेरे को लगता है फिर मेरा गलत नॉलेज है करके। सम स्टूडेंट्स से इट इज केदारनाथ। इज इट केदारनाथ पक्का? मेरे हिसाब से कैलाश मानसरोवर में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई मे बी रॉन्ग बिकॉज मानसरोवर। मुझे बताओ बेटा, कैलाश मानसरोवर कहाँ पे है? कैलाश मानसरोवर कहाँ पे है? ये भगवान, सारे बच्चे मेरी कैटेगरी में आते हैं। कैलाश मानसरोवर एज ऑफ प्रेजेंटली इट इज इन चाइना। प्रेजेंटली इट इज इन चाइना। आई गेस इट इज इन चाइना। ठीक है। सर अभी मेरे को एक बात बताना था कि सर ये चाइना में कहाँ से चला गया? इंडिया का मंदिर चाइना में? बेसिकली हमारे इंडिया में, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट ईयर 1962 या 1963 में, देयर वाज अ वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना। और आई होप आपको पता रहेगा, हमारे श्रीनगर का, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर का मैक्सिमम पार्ट, जो टॉप का जो मैक्सिमम पार्ट है, ये चाइना ने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया, कब्जा कर लिया 1962 के वार में। और 1962 से पहले कैलाश मानसरोवर इंडिया में था। नाउ इट इज इन चाइना। नाउ इट इज इन चाइना। अभी जैसे मैं मोमेडियन या मुस्लिम लोगों की बात करूंगा, उनकी इसमें आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग हज जाते हैं, हज। can you tell me, is it Hajj? Yes, sir. I guess it is Hajj only. If I'm wrong, please rectify me. Where is this Hajj? Hajj कहाँ पे है? Anyone Hajj? जल्दी जल्दी। सऊदी अरेबिया, वेरी गुड। अभी मुझे बताओ, वेदर सऊदी अरेबिया इज अ पार्ट ऑफ इंडिया? नहीं। अभी जैसा आपको पता है, एज ऑफ नाउ इंडिया एंड चाइना का जो रिलेशन है वो तो कोई अच्छा नहीं चल रहा है। पहले का तो मुझे नहीं पता है करके, बट अभी मुझे बताओ कि अगर मेरी इच्छा हो गई करके, अभी बस मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है, तो क्या आपको लगता है मैं चाइना जा सकता हूँ? क्या आपको लगता है मैं चाइना जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चाइना गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे चाइना गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन कौन लेगा? हमारे इंडिया के लोग लेंगे। आपको याद है मैंने बताया था, एम्बेसी, कॉलोनियल, हाई कमीशन, इफ यू रिमेम्बर। तो मेरे को इनके थ्रू वीजा मिलेगा, और ये वीजा कब मिलेगा? जब चाइना गवर्नमेंट मुझे परमिट करेगा। इसका मतलब अभी मुझे चाइना जाना है, कैलाश मानसरोवर जाना है। तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक टूर ऑपरेटर है, जि- जिनका काम सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस से रिलेटेड ही टूर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना होता है। टूर सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है सिर्फ रिलीजियस से रिलेटेड। अभी जैसे अगर आप देखोगे, सिख में भी बड़ा एक गुरुद्वारा होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, एनीवन नोज अबाउट सिख का बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे है? इज इट इन इंडिया और इट इज इन आउट ऑफ इंडिया? भाई मुझे इतना पता है, नांदेड़ में भी है बड़ा गुरुद्वारा है। कारतपुर में है, ओके ठीक है। करतारपुर में है, करतारपुर, पाकिस्तान। हाँ 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 हाँ, पाकिस्तान, यस यस यस। हर्ष बेटा, काफी अच्छा नॉलेज है आपका ज्योग्राफी, शायद और स्कूल में बहुत अच्छे से ज्योग्राफी करता रहेगा। यस, याद आया। इट इज इन पाकिस्तान। बड़ा गुरुद्वारा है। अभी मुझे बताओ, पाकि अगर किसी सिख पर्सन को पाकिस्तान जाना है, आपको लगता है पाकिस्तान जाने का परमिशन मिलेगा उसको? उसकी अंतिम इच्छा है कि करतारपुर में जाना है और दर्शन लेने उनके। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका बर्थ प्लेस भी पाकिस्तानी है। आई एम नॉट से, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज रेक्टिफाई मी, बट एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे किसी अदर कंट्री में जाना है, तो ये टूर ऑपरेटर क्या करते हैं? टूर ऑपरेटर सर्विसेज देते हैं। कैसे देते हैं सर्विसेज? रिलेटेड टू प्लेसेस विच इज रिलेटेड टू रिलीजियस पिलग्रिमेज। चलो देखो ना, अभी ऐसे अगर टूर ऑपरेटर सर्विसेज देते होंगे तो जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज नो। अभी मुझे भी बताओ बेटा, अभी अभी आपने ये भी देखा होगा, इवन कादर खान, हमारे एक जमाने के सबसे बेस्ट एक्टर हुआ करते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। ही हैज ऑल्सो टेकन हिज लास्ट ब्रीथ इन हज। उन्होंने भी हज गए थे, उनके बच्चे उन्हें लेके गए थे हज में।
and it was on a news also when he expired the last मतलब उन्होंने जो अपना लास्ट सांस जो लिया था वो हज में लिया था। दिस इज व्हाट आई मे बी रॉन्ग बट न्यूज में ऐसा था। नाउ ठीक है, अभी मैं आगे पढ़ रहा हूँ। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। अभी स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन है, नीचे दिया हुआ है। क्या ये सर्विसेज कुमाऊन मंडलन विकास निगम लिमिटेड दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड दे रहा है, एनी अंडरटेकिंग इन केस ऑफ कैलाश मानसरोवर दे रहा है, या हज कमिटी दे रही? हज कमिटी ऑफ इंडिया या स्टेट हज कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर मेकिंग अरेंजमेंट फॉर पिलग्रिमेज ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया फॉर हज। अगर ये चार लोग ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो रिलेटेड टू व्हाट रिलीजियस पिलग्रिमेज है और आपसे कोई कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट। हाँ सर, ये वर्ड तो मैं भूल ही गया। मैंने कहा कि मुझे अभी कैलाश मानसरोवर जाना है, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है। अभी वो अंतिम इच्छा कब पूरी होगी? ये अंतिम इच्छा तब पूरी होगी जब इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट होगा, बायलेटरल एग्रीमेंट, कि हमारे इंडियन को चाइना में अगर मानसरोवर जाना है तो प्लीज उसको परमिट करो। तो ऐसे केस में चाइना एंड इंडिया के बीच में एग्रीमेंट होगा एंड एनी इंडियन कैन ट्रैवल टू चाइना ओनली टू मानसरोवर टेम्पल, दर्शन लेने हैं, वापस फ्लाइट में बैठना है, वापस इंडिया आना है। आप बोलोगे सर वहां से नदी बह रही है, थोड़ा जाके देख के आते हैं, सेल्फी लेंगे, नहीं चलेगा वैसे। ये ध्यान देना। तो बायलेटरल अरेंजमेंट में है तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर अदर देन दिस फोर स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को दे ले छोड़कर अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ये ध्यान देना। तो उन्होंने स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में नाम भी मेंशन कर दिया है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, अभी उसने और एक अच्छा दिया है, एग्जाम फ्रॉम आईजीएसटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन टूर। चलो मैं इसको पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। सर अभी सर्विसेज कौन दे रहा है? सर्विसेज इंडियन टूर ऑपरेटर दे रहा है। एक पर्सन है मिस्टर जॉन। कौन? मिस्टर जॉन। सर मिस्टर जॉन इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। कौन है बेटा? ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। ठीक है, अभी उसको जाना कहाँ पे है? सर उसको जाना श्रीलंका में, घूमने के लिए जाना है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका घूमने जाना है। सो बट ऑब्वियस है ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, वन कंट्री वन है, ये कंट्री टू है। अभी मिस्टर जॉन ने क्या किया, एक मिस्टर इंडियन टूर ऑपरेटर था, मिस्टर इंडिया टूर ऑपरेटर, जो कहाँ पे रहता था? इंडिया में ही रहता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, मिस्टर जॉन को सर्विसेज दी, और वो भी टूर रिलेटेड सर्विस कहाँ पे दी? ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका दिया। इसका मतलब टूर सर्विसेज दी जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है। ये टूर ऑपरेटर ने जो मिस्टर जॉन को इसकी सर्विसेज मतलब अदर कंट्री में घूमने की सर्विसेज दी, श्रीलंका से आया वापस जॉन, और जॉन ने उसको पैसे दिए, कंसल्टेशन दिए, नो जीएसटी एप्लीकेबल। यहाँ पे कोई भी सर्विसेज मिस्टर इंडिया टूर इंडिया में मिस्टर जॉन को नहीं दिया है। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस लेट मी नो। नहीं है तो मैं आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूँ। देखो उसने क्या लिखा है, क्वेश्चन पैराग्राफ में क्या लिखा हो, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना, हो जाएगा बेटा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। उसने बोला है कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बाय इंडियन टूर ऑपरेटर। इंडियन टूर ऑपरेटर दे रहा है, किसको दे रहा है? फॉरेन टूरिस्ट को दे रहा है, और वो भी इन रिलेशन टू टूर होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया इज एग्जाम। उसने ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका के, उसका टूर भी इंडिया में नहीं था, इंडिया के बाहर ही था। तो ऐसे केस में अगर कोई इंडियन किसी टूर फॉरेन टूरिस्ट को टूर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो टूर सर्विसेज होली आउटसाइड इंडिया है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लेट मी नो। नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग लेट मी नो, इफ यू वोंट हैव लेट मी नो, तो हम लोग आगे बढ़े। सर अगर इंडिया में होगा तो बेटा, इंडिया में होगा तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि कंजम हमारा जो इंडिया हमारा जो सर्विसेज है इंडिया में, जीएसटी का प्रिंसिपल है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। मुझे बताओ वो टूर दे कहाँ पे रहा है? बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इंडिया में आ रहा है। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? नो डाउट मेंशन करेंगे, नो डाउट तो हम आगे बढ़ेंगे। संसार के सारे अच्छे बच्चे
सारे की सारे अच्छे बच्चे हमारे को दिए। यस, इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग लेट मी। Yes, any other doubts? If you don't want to ask, please put a message in the chat box that you're not having any doubt. ठीक है सर। सर फॉरेन डिप्लोमेट्स अपना हो गया है। यस। चलो देखते, छोटे छोटे सर्विसेज अगर कुछ रहेंगे तो वो हम लोग करेंगे। अभी बचे हुए सारे बड़े बड़े सर्विसेज है। आई होप 2 से 3 सर्विसेज छोटे छोटे रहेंगे। मैं देखता हूँ कौन कौन से सर्विसेज है, जो छोटे छोटे सर्विसेज हम उसको करेंगे। ठीक है। यस सर। जस्ट वेट सर, लेट अस कम टू द इंटरमीडियरी सर्विसेज। सर इंटरमीडियरी का मतलब होता है मिडलमैन, एजेंट। मिडलमैन बोलो, एजेंट बोलो, राइट, एजेंट बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरी सर्विसेज। बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है। गड़बड़ करेंगे मुझे पता है आप लोग, 101% गड़बड़ करोगे। तो अगर गड़बड़ नहीं करना है तो आपको ध्यान से सुनना। ठीक है। मुझे बताओ बेटा, अभी आई होप आपको पता है हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है बेटा, रूरल एरिया में इतना ज्यादा बैंक्स होंगे आपके हिसाब से? मुझे बताओ, मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ। आई होप आपको आपको हार्डली कोई बैंक्स, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रूरल एरिया में बैंक ही नहीं है, बैंक होगी डेफिनेटली, बट इतने ज्यादा नंबर्स में नहीं होगी जितने ज्यादा नंबर्स में वो मुंबई में मिलती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलती है, अर्बन एरिया में मिलती है। आप देखो, आपके आसपास में कोई भी लोकेलिटी में हार्डली विद इन हाफ किलोमीटर डिस्टेंस में आपको 10 से 12 बैंक मिल जाएगा, 10 to 15 बैंक्स इन नंबर्स, लाइन, हाँ लाइन, वॉकेबल डिस्टेंस। बट आपको लगता है वही फैसिलिटी रूरल एरिया में भी होगी? आंसर इज नो, आंसर इज बिग नो। क्यों? बिकॉज वहां पे जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते ही नहीं। सर रीजन क्या है? मैं ये नहीं बोलूंगा डिपॉजिट करते ही नहीं है, बट मे बी इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द फैसिलिटी दैट बैंक्स आर गिविंग। रीजन क्या हो सकता है? सर रीजन हो सकता है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ व्हाट? ऑफ बेनिफिट्स गिवन टू देम। लोगों को पता नहीं है बैंक में पैसा डिपॉजिट करने से उनको इंटरेस्ट मिलता है। लोगों को ये नहीं पता, अगर आप बैंक में डिपॉजिट, अगर आप बैंक के अकाउंट होल्डर हो तो बाकी के बहुत सारे अदर फैसिलिटीज है उनको मिल सकते हैं, पर वो उनको नहीं पता रहता है, वो बात अलग। अभी मुझे बताओ, एक बैंक है दैट इज, चलो टेक एन एग्जांपल, थाना जनता सहकारी बैंक। ठीक है, सहकारी बैंक। सब बुरा नहीं मानना, अगर आपका इसके बैंक में अकाउंट है तो। मान लो ये बैंक है ऐसे एरिया में जहाँ पे दूर दूर तक कोई बैंक नहीं है, नया बैंक ओपन हुआ है। मुझे बताओ बेटा, क्या पहले दिन में इसके 100 से 50 अकाउंट ओपन हो जाएंगे आपको लगता है? यस, डू यू फील बेटा इसके बैंक में कोई अकाउंट ओपन करने के लिए आएगा? नहीं आएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो बैंक मैनेजर है, और यहाँ पे लोग भी काम करने वाले बहुत लेस इन नंबर्स होते हैं, लेस इन नंबर्स होते हैं, टिल इट इज इन कंप्लीट लाइक डेवलप जब तक नहीं होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज भी काफी कम, लेस इन नंबर्स होता है। अभी आपको क्या लगता है, ये थाने जनता सरकारी बैंक, उसने अपना बैंक एक ऐसे एरिया में ओपन किया है जिसके 10 से 12 किलोमीटर तक कोई बैंक नहीं। अभी बैंक में लोग आते नहीं, रीजन क्या है? लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अगर बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तो उनसे उनका क्या क्या फायदा हो। तो अभी करे तो करे क्या? तो सर बैंक मैनेजर आएगा, अपना बैंक का शटर ऊपर करेगा, भगवान का पूजा करेगा, वापस शटर नीचे करके, क्या आपको लगता है वो साइकिल निकाल के हर एक घर पे जाएगा और बैंक की मार्केटिंग करेगा? डू यू फील प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल? आंसर इज नो। वो तो ऐसा करेगा ही नहीं कि बैंक का शटर ओपन करेगा, पूजा करके शटर नीचे करके हर एक के घर पे जाएगा बैंक की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि बैंक में अकाउंट ओपन हर पर्सन ने करना चाहिए, वहां पे आपके पैसे सेफ एंड सिक्योर होंगे। अगर आप वहां पे पैसे डिपॉजिट करोगे तो आपको ब्याज इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब कभी भी आपको समझो इन फ्यूचर में लोन चाहिए, तो अगर आपका सिंस अकाउंट है तो आपको लोन भी मिल सकता है, डिस्काउंटिंग बिल का भी फैसिलिटी बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बता रहा हूँ, बहुत सारे बेनिफिट बता सकता हूं।
बट मुझे लगता है कि आप मुझे बताओ क्या ये बैंक मैनेजर करेगा या वो किसी पर्सन को हायर करेगा? बट ऑब्वियस सर वो किसी पर्सन को हायर करेगा। क्या करेगा? किसी पर्सन को हायर करेगा और उसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब ये पर्सन क्या करेगा? ये पर्सन हर एक के घर पे जाएगा, हर एक के घर पे जाएगा और बैंक के बारे में एडवर्टाइजमेंट करेगा और बैंक को कस्टमर दिलाएगा। मुझे बताओ बैंक इसको क्या देगा? कमीशन देगा। अभी जो भी कमीशन बैंक इसको देगा उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट सब्जेक्ट टू वो बैंक होना कहाँ पे चाहिए? रूरल एरिया में होना चाहिए। अगर सर मान लो यही बैंक अर्बन अर्बन एरिया में है और यही सेम सर्विसेज दी जा रही है थ्रू बिजनेस फैसिलिटेटर, आई डोंट नो वेदर आपके पास कभी फोन आया नहीं है, मेरे पास तो फोन हमेशा आते हैं, सर आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करना है क्या? मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं ओपन, नहीं नहीं सर आप टेंशन नहीं करो, यू टेल मी, यू गिव मी योर टाइम, आई विल कम टू योर होम एंड गिव यू टेल्स यू ऑल द बेनिफिट व्हाट आईसीआईसीआई इज ऑफरिंग। मैं किसी बैंक का नाम ले रहा हूँ, तो इन जनरल में सारे बैंकिंग के नॉर्मली फोन्स आते हैं, मेरे खुद के बैंक से भी फोन आते हैं, सर आप प्रेस्टिजियस कस्टमर है, प्रेस्टिजियस कस्टमर मुझे भी अच्छा लगता है सर, कॉलर टाइट हो जाता है करके, अरे वाह मुझे पता ही नहीं था मैं प्रेस्टिजियस कस्टमर अकाउंट होल्डर में आता हूँ करके। डोंट वरी, वो आपको भी फोन आएगा, इवन दो यू आर हैविंग हार्डली 1,000 रुपया भी रहेगा तो भी प्रेस्टिजियस कैटेगरी में आप लोग देंगे और आपको फोन आ जाएगा करके। ऐसा कुछ रॉन्गली अंडरस्टैंड नहीं ना कि हाँ सर की बैंक बैलेंस अच्छे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पहले ही बोला मैं गरीब आदमी। नाउ फोन करते हैं और पूछते हैं सर अपना अपॉइंटमेंट दे दो हम आएंगे। इवन लो पीपल आर कॉलिंग फॉर होम लोन ऑल्सो, दे कम टू द होम। नॉर्मली कैसा होता था हमें बैंक में लोन लेने के लिए जाना पड़ता है, अभी बैंक्स आर कमिंग टू द होम फॉर गिविंग द लोन। उनके स्टाफ आएंगे, आपको सारे प्रोसीजर बताएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे, कौन कौन से लोन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल का लोगे, क्या बेनिफिट है, अगर आप उसको लोन को रिपे करोगे तो कितना आपको पेनल्टी लगेगा, ये सब बताते हैं। मुझे बताओ बेटा ये सर्विसेज दे रहा है अर्बन एरिया वाले को, अर्बन एरिया वाला उसको कमीशन देगा, जीएसटी लगेगा, यस आंसर इज जीएसटी लगेगा। जैसे अभी ये बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज दे किसको रहा है? बैंक को, वैसा ही वो इंश्योरेंस के कंपनी को भी देगा। मुझे बताओ गांव के लोगों को क्या फर्क पड़ता है इंश्योरेंस से? गांव के लोगों बोले वो भी, जो नॉर्मली आई आई नो माई, आई डाउट कि इवन माई मेरे नेटिव प्लेस में मेरे अंकल का, मेरे आंटी का, उनके बच्चों का इंश्योरेंस होगा, आई डाउट। बट मुंबई में हमारे पास सारे फैमिली का इंश्योरेंस है, एवरी पर्सन इज हैविंग इंश्योरेंस, इवन इन एट योर प्लेस ऑल्सो आपके मम्मी पापा दोनों का इंश्योरेंस होगा। पॉसिबिलिटी आपका भी हो सकता है, हो सकता है अगर उन्होंने निकाला होगा इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए, वो बात अलग है, रीजन एक ही होगा इनकम टैक्स बेनिफिट आपके लिए, हाँ, ध्यान देना उनके लिए। आ ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, अभी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में भी लोगों को जा जाके बताना, ये कंपनी के बिहाफ में एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? बिजनेस फैसिलिटेटर। ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस देगा, इंश्योरेंस कंपनी इसको क्या देगी? कमीशन देगी, कमीशन देगी, जीएसटी लगेगा, लगेगा। बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। मैं यहाँ पे एलआईसी एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए भी अलग से प्रोविजन हमारे पास, एलआईसी एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैं बिजनेस फैसिलिटेटर की बात कर रहा हूँ, बिजनेस फैसिलिटेटर की बात कर रहा हूँ। चलो नाउ लेट स्टार्ट नाउ। मैं प्रोविजन पढ़ रहा हूँ, होपिंग दैट आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो हमने बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड देखा था। एनी सर्विसेज बाय वे ऑफ सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्ट कैपेसिटी शैल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अगर वो ए कैटेगरी में आ रहा है, बी कैटेगरी में आ रहा है, सी कैटेगरी, बिजनेस फैसिलिटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट, आप बिजनेस फैसिलिटेटर बोलो या बिजनेस करस्पॉन्डेंट बोलो, ये सर्विसेज दे किसको रहा है? बैंकिंग कंपनी को दे रहा है। और कौन से बैंकिंग बैंकिंग कंपनी? विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया। मैंने पहले ही बताया था ये सर्विसेज कहाँ पे दे रहा है सर? ये सर्विसेज दे रहा है रूरल एरिया। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर है, अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, बैंक को सर्विस दे रहा है, रूरल एरिया में दे रहा है, नो जीएसटी। ओहो हो, ठीक है समझ में आ गया। अभी सर, अभी मेरे को और एक बात बताना, आपके पास आपको और एक बात बताना है। सर हमें एक बात समझ में आया कि ये थाना जनता सरकारी बैंक, दे विल अप्रोच बिजनेस फैसिलिटेटर, ठीक है। बट सर हमें ना एक और हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ये बिजनेस फैसिलिटेटर क्या करते पता है? इनके पास इतने सारे काम होते हैं ना, वो कभी कभी खुद नहीं करते हैं।
वो कोई और पर्सन को अपॉइंट करते आउटसाइडर को अपॉइंट करते हैं, और ये आउटसाइडर लोगों के घर में जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर, and they advertise about the bank, they tell the services provided to bank, they tells the benefit received by opening an account with the bank, और इनको बिजनेस मिलता है। अभी मैं बात कर रहा हूं उन सब बिजनेस फैसिलिटेटर की, हम लोग उसको बोलेंगे सब बिजनेस फैसिलिटेटर। जो अपॉइंट किसने किया हुआ है सर? जो अपॉइंट किया हुआ है बिजनेस फैसिलिटेटर। अगर ये भी सर्विसेज देते हैं तो भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये एजेंट है, ये बिजनेस फैसिलिटेटर एजेंट है, और ये सब एजेंट है। तो ऐसे केस में क्या प्रोसीजर, ऐसे केस में पोजीशन क्या होगी? देखो उसने बी पॉइंट में क्या बोला। उसने बी पॉइंट में बोला है कि एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू बिजनेस फैसिलिटेटर, मतलब कोई भी पर्सन मिडिल मैन है बिजनेस फैसिलिटेटर के लिए और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसेज मेंशन इन क्लॉज ए। मेरी बात समझ में आ रही? मैं मान के चल रहा हूँ। पॉइंट नंबर ए में क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर ए में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर। पॉइंट नंबर ए में उसने सीधा सीधा बोला सर, ये बैंक है, ये बैंक है, ठीक है। ये बैंक क्या करता है? बिजनेस फैसिलिटेटर को अपॉइंट करता है, बराबर है। और उसको बोलता है आप जाओ हमारे बैंक के बारे में लोगों को बताओ, बिजनेस दो, हम आपको कमीशन देंगे, जीएसटी एप्लीकेबल हो। अब ये बिजनेस फैसिलिटी के पास में टाइम नहीं है, ये किसी और पर्सन को अपॉइंट करता है। अब ये जो पर्सन है वो एजेंट किसका है? बिजनेस फैसिलिटेटर का है। अगर जो काम बिजनेस फैसिलिटी ने करना चाहिए था वो एजेंट कर रहा है, किसका? बिजनेस फैसिलिटेटर का एजेंट, बैंक का नहीं है, बैंक का नहीं। बैंक के लिए एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस का एजेंट कर रहा है, उसको जो पैसे मिल रहे हैं उस पे भी जीएसटी मिलेगा। बस वही बता रहा है, जैसे बैंक में है वैसे इंश्योरेंस में भी है। उसने क्लियरली बोला है, वर्ड्स पढ़ो, वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्लियरली मेंशन एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू द बिजनेस फैसिलिटेटर। तो कोई भी पर्सन अगर एजेंट है बिजनेस फैसिलिटेटर का, बिजनेस करस्पॉन्डेंस का, और उसको वही सर्विसेज दे रहा है जो ऊपर ए क्लॉज ए में मेंशन किया हुआ है। ठीक है सर, समझ में आ गया। और नीचे है इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू इंश्योरेंस कंपनी इन द रूरल एरिया। पहला बेटा नया क्लॉज हुआ करता था, अभी यहां से उन्होंने निकाल दिया है शायद से वो क्लॉज। सर कौन सा क्लॉज? बी वाला क्लॉज। बी वाला क्लॉज सी में भी एप्लीकेबल होता था। जैसे यहाँ पे ए लिखा है ना, वहां पे ऐसा बी, यहाँ से ऐसा सी भी लिखा रहता था। मतलब यही सी में जो इंश्योरेंस आता है, ये बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस करस्पॉन्डेंस किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं, एंड ये पर्सन बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट के लिए सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनी को। बट उन्होंने आई गेस निकाल दिया है, पता नहीं। बट आई गेस दैट प्रोविजन वाज देयर टिल लास्ट ईयर, बट उन्होंने रिवाइज बुक्स, दिस इज अ बुक, रिवाइज बुक, इट इज एप्लीकेबल फॉर सीए नवंबर, सीए इंटर नवंबर 2021 तक ये बुक एप्लीकेबल है। ये बुक तो नवंबर 2021 तक एप्लीकेबल है। सो डोंट वरी। तो ये मैं पूरा लेटेस्ट प्रोविजन आपको पढ़ा रहा हूँ। और पहला जो बिजनेस फैसिलिटी और करस्पॉन्डेंट किसी पर्सन को अपॉइंट करते थे इंश्योरेंस के लिए, पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था, बट अभी यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है सर, अभी हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा आगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी सर टैक्सेबल सर्विसेज क्या है? सर आपने हमें ये सर्विसेज बताई, एंट्री नंबर 39 हमें समझ में आया। हमें ये समझ में आया कि कोई बैंक अगर रूरल एरिया में है, कोई इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया में है, और लोगों को हमारे बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बारे में एक काइंड ऑफ स्मॉल एडवर्टीजमेंट या इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर हम किसी बिजनेस फैसिलिटेटर को या करस्पॉन्डेंट को पकड़ते हैं और वो हमें सर्विसेज देता है और कस्टमर्स देता है, बिजनेस देता है, उसके अगेंस्ट में जो हम उसको कमीशन देंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। समझा? अभी टैक्सेबल सर्विसेज क्या है, प्लीज ध्यान देना। म्यूचुअल फंड एजेंट सर्विस किसको दे रहा है? म्यूचुअल फंड को दे रहा है। किसको दे रहा है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे रहा है। अभी जैसे कि आई एम ऑल्सो हैविंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, मैंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। वन ऑफ माय क्लोज रिलेटिव्स इज डेली इज एन एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। he came to me, he told me कि it will be advisable if you go for investment in mutual fund। मैंने बोला ठीक है, चलो यार, थोड़ा पैसा डालने में क्या फर्क पड़ता है। नथिंग रॉन्ग इन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, ओवरऑल ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एक तो ये पूरा चला जाएगा या हमें चला लेके चला जाएगा।
तो इन्वेस्टमेंट किया एंड इट इज वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट एंड आई होप आपको भी पता रहेगा अगर म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो मे बी लाइक 10 years 15 years 20 years, डेफिनेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया है थ्रू एजेंट, जीएसटी लगेगा। ओ जीएसटी लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटर टू ए म्यूचुअल फंड और एसेट, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, पहला एजेंट था अभी डिस्ट्रीब्यूटर हो, जीएसटी लगेगा। सर अगर आप लॉटरी टिकट सेल कर रहे हो, मार्केटिंग एजेंट हो लॉटरी टिकट के, टू अ डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये वर्ड्स अच्छे से देखना है बेटा, ध्यान देना, याद नहीं करना है, दो दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्या आप म्यूचुअल फंड के एजेंट हो, यस, सर्विसेज दी, यस, जीएसटी एप्लीकेबल होगा जब वो आपको पैसा दे। डिस्ट्रीब्यूटर हो म्यूचुअल फंड के, एसेट मैनेजमेंट के, यस, जब म्यूचुअल फंड आपको कमीशन देगा, एसेट मैनेजमेंट कमीशन देगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद आगे क्या है सर, आप सेलिंग और मार्केटिंग एजेंट और लॉटरी टिकट के टू द डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर के बिहाफ में मार्केटिंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, एज अ सेलिंग एजेंट करके, जीएसटी लगेगा। आप सब ब्रोकर हो, ऑथराइज पर्सन टू अ सब ब्रोकर के स्टॉक ब्रोकर के सब ब्रोकर हो, तो जीएसटी लगेगा। ऑथराइज पर्सन टू द मेंबर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज, बेटा जैसे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं, ऑथराइज पर्सन होते हैं, आपको पता रहेगा एजेंट्स होते हैं, वैसे ही कमोडिटी एक्सचेंज के भी मेंबर्स होते हैं। अगर आप ऑथराइज पर्सन हो टू द मेंबर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। और सेम आपने ये भी देखा होगा, अगर आपको सिम कार्ड खरीदना है, चार्ज कार्ड, अभी चार्जिंग का वो जमाना अलग था, 4 साल पहले 5 साल पहले हम लोग स्क्रैच कार्ड, मोबाइल रिचार्ज के लिए स्क्रैच कार्ड लेते थे, स्क्रैच कूपन लेते थे, सॉरी। नाउ द पीपल आर डूइंग थ्रू ऑनलाइन ओनली। अभी हम लोग भी रिचार्ज करते हैं फोन का, मैक्सिमम 99% स्टूडेंट्स आर डूइंग रिचार्ज थ्रू ऑनलाइन ओनली, खुद ही मोबाइल के थ्रू ही रिचार्ज कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, सेलिंग एजेंट के पास जाते थे या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते थे जो सिम कार्ड बेचता था। अभी मुझे नया सिम कार्ड मिलता है तो मैं सेलिंग एजेंट के पास जाता था डायरेक्ट, नहीं तो रिलायंस के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था। और मुझे मोबाइल को, फोन को रिचार्ज करना है तो मैं क्या करता था, रिचार्ज कूपन लेने के लिए सेलिंग एजेंट के पास जाता था या रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिम कार्ड के पास जाता था, वो मुझे रिचार्ज कूपन भी देता था। अगर ऐसा कोई सर्विसेज आप ले रहे हो तो जीएसटी उसके ऊपर क्या लगेगा, लगेगा, मतलब लगेगा। दैट्स इट। इसमें और एक नया सर्विसेज आया हुआ है, एंड व्हाट इज दैट सर्विसेज, एंट्री नंबर 39A। ये नया एंट्री नंबर 39 था, अभी 39A क्या है, वी विल सी। सर 39A क्या है, 39A एग्जाम, क्या ध्यान देना सर, कैसे पता चला, एंट्री नंबर बोला, एंट्री मतलब एग्जाम। Services by intermediary of financial services located in multi-services says, that is special economic zone with international financial services center status to a customer located outside India for international financial services in currency other than Indian rupee। oh सर फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आता है? कितने बच्चों ने फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट सुना हुआ है? हाउ मेनी स्टूडेंट हर्ड अबाउट फैक्टरिंग? हाउ मेनी स्टूडेंट हर्ड अबाउट फॉरफिटिंग? अरे बोलो जल्दी। फैक्टरिंग कंसेप्ट सुना है बेटा आप लोगों ने? फैक्टरिंग एनीवन डन विद, एनीवन हर्ड अबाउट फैक्टरिंग? सर आप अपना टाइम वेस्ट करो, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा करेंगे तो मजा नहीं आएगा यार, रिस्पॉन्ड करना है, यस और नो, दैट्स इट। ठीक है, सर्विसेज बाय एन इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज located in multi-services says with international financial services center status to a customer located outside India। अगर कोई भी आप इंटरमीडियरी से फाइनेंशियल सर्विसेज एज एन इंटरमीडियरी सर्विसेज प्रोवाइड कर और वो सर्विसेज उस कस्टमर को दे रहे हो जो इंडिया के बाहर होता है और वो भी उस करेंसी में दे रहे हो जो इंडियन करेंसी में नहीं है, तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सॉरी, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए उसने कौन कौन से पर्सन आते हैं वो सब नीचे दिया हुआ। दिस इज नंबर 1, who is permitted or recognized as such government of India or any regulatory authority or for regulation of IFSC who is treated as a person resident outside India। अगर ये सर्विस आप इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, नो जीएसटी। ठीक है, और यहाँ पे आरसीएम अप्लाई होगा। आरसीएम हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, स्पेशली जब भी एजेंट सर्विस देता है तो एजेंट के सर्विसेज पे जीएसटी एप्लीकेबल, एलआईसी एजेंट की बात कर रहा हूँ, जीएसटी एप्लीकेबल होता है बट उस पर आरसीएम अप्लाई होता है।
आरसीएम मतलब सर जीएसटी देगा कौन? सर जीएसटी देगा इंश्योरेंस कंपनी वाला। सर्विस दे कौन रहा है? सर्विस दे रहा है एजेंट। सप्लायर कौन है? एजेंट। तो जीएसटी पे कौन करेगा? एजेंट नहीं करेगा। एजेंट नहीं करेगा सर्विस पे, सॉरी, जीएसटी पे कौन करेगा? जीएसटी पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी। सो एनीवे, यहाँ पे हम लोग आज का सेशन का वाइंड अप करेंगे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड होपिंग कल हम जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, उसमें पूरा बड़ा सेशन हम डिस्कस करेंगे विच विल टेक अप्रोक्सीमेटली एक सर्विस अपना हो जाएगा 2 आवर्स में। एक सर्विस, सबसे बड़ा सर्विसेज है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, लोकल बॉडी। और ये लोकल बॉडी हमें सर्विस दे रहा है तो क्या होता है? सो बाय फॉर द डे एंड विल मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच।